हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे न्यू वीडियो में। और आज से फ्रेंड्स एक सीरीज़ स्टार्ट होने वाली है जिसका प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा। आज से कॉन्सेप्ट वाइज चैप्टर वाइज हम जो साइंस की क्लासेस हैं उनको स्टार्ट करेंगे। तो आज हम चैप्टर नंबर फर्स्ट पढ़ेंगे जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। आप साथ ही साथ नोट्स बना सकते हैं। ये काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट नोट्स हैं, ज़्यादा लेंदी नोट्स नहीं है, तो आप इनको बना सकते हैं। ठीक है, ये आपकी तैयारी में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे और आने वाले बोर्ड एग्जाम्स के काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके यहीं से आपको दिखेंगे। ठीक है, ये नोट्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, काफ़ी मेहनत से बनाए गए नोट्स हैं। तो प्लीज़ आप वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा। और अगर आपको कोई भी दिक्कत होती है, कोई प्रॉब्लम होती है किसी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड, किसी क्वेश्चन से रिलेटेड, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। आज से हम चैप्टर नंबर फर्स्ट जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। ठीक है, तो आपको ये चैप्टर अच्छे से क्लियर होगा। सारा टोटल चैप्टर कराया जाएगा, उसके बाद एनसीईआरटी सॉल्यूशंस भी कराए जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं कि रासायनिक अभिक्रियाएं होती क्या हैं। ठीक है, तो ऐसे परिवर्तन जिसमें नए गुणों वाले पदार्थों का निर्माण होता है उसे क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। मतलब कि इसमें कोई दो रिएजेंट होते हैं, हमारे दो अभिकारक होते हैं, ये एक दूसरे से क्या करते हैं, रिएक्शन करते हैं। और रिएक्शन करने के बाद क्या बनाते हैं, कुछ नए प्रोडक्ट्स बनाते हैं। ठीक है, उसी को हम क्या बोलते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, तो रासायनिक क्रिया आपको समझ में आ गई होगी कि जिसमें क्या होता है, कुछ नए पदार्थों का निर्माण होता है, उसे क्या बोलते हैं, हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो अब बात करते हैं अभिकारक क्या होते हैं और उत्पाद क्या होते हैं। ऐसे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में हिस्सा लेते हैं उनको क्या बोलते हैं, हम अभिकारक कहते हैं। और ऐसे पदार्थ जिनका निर्माण रासायनिक अभिक्रिया में होता है उन्हें क्या बोलते हैं, हम उत्पाद बोलते हैं। जैसे अभी जो रिएक्शन लिखी थी A+B से, यानी ये दोनों क्या है, हमारे अभिकारक है। ये क्या लेंगे, रासायनिक अभिक्रिया में हिस्सा लेंगे। अब हमें C+D क्या मिला है, उत्पाद मिला है। यानी इन दोनों के मिलन से C और D क्या हुए हैं, हमें प्राप्त हुए हैं। ठीक है, जो हमें प्राप्त होगा उसको क्या बोलेंगे, उत्पाद बोलेंगे। ठीक है, अब देखते हैं इसके उदाहरण। तो उदाहरण देखते हैं, तो उदाहरण भोजन का पचना। जब भोजन पचता है तो उसमें भी एक हमारी रिएक्शन होती है, उसको बोलते हैं हम रासायनिक रिएक्शन। ठीक है, ये होती है C6H12O6 प्लस O2 हम ग्रहण करते हैं, उसके बाद H2O और कार्बन डाइऑक्साइड हमें बाय प्रोडक्ट मिलता है। ठीक है, और साथ में कुछ एनर्जी मिलती है। तो भोजन का पचना, श्वसन क्रिया, लोहे पर जंग लगना, मैग्नीशियम फीते का जलना, दही का बनना, ये सब क्या है, तो एग्जाम्पल्स हैं किसके, रासायनिक अभिक्रिया के। ठीक है, आपको क्लियर हो गया होगा कि रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, अभिकारक क्या होते हैं, उत्पाद क्या होते हैं और एग्जाम्पल्स क्या क्या हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। तो अभिक्रिया के प्रेक्षण, यानी जब अभिक्रिया होती है तो मतलब क्या क्या हमें प्रेक्षण दिखाई देते हैं, तो मतलब रिजल्ट्स दिखाई देते हैं। तो रंग में परिवर्तन हो सकता है, तापमान में परिवर्तन हो जाता है, गैस का उत्सर्जन होता है, और क्या होता है, अवस्था में परिवर्तन हो सकता है। जैसे कोई चीज़ लिक्विड होगी लेकिन जब रिएक्शन हो जाए तो क्या हो, वो सॉलिड हो सकती है। ठीक है, रंग में परिवर्तन हो सकता है, यानी पहले वो ग्रीन हो और उसके बाद कैसी हो जाए, रेड हो जाए। उसके टेम्परेचर में डिफरेंस आ सकता है, गैस का उत्सर्जन हो सकता है। ठीक है, अब देखते हैं रासायनिक अभिक्रिया को प्रदर्शित करना कि यानी किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को इस तरह से हम रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे जिंक प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल। और जब जिंक और सल्फ्यूरिक अम्ल मिलते हैं तो हमारे पास बनता है जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन। ठीक है, तो रासायनिक अभिक्रिया क्या होगी, इसको प्रतीकात्मक रूप से लिखना, यानी इसको सिंबलाइज फॉर्म में लिखना, इसके सिंबल फॉर्म में लिखना। जैसे जिंक का क्या होता है फॉर्मूला, तो Zn होता है, और सल्फ्यूरिक एसिड का होता है तो H2SO4 होता है। ठीक है, अब ये रिएक्शन करेंगे तो क्या बना रहे हैं, जिंक सल्फेट बना रहे हैं। तो जिंक सल्फेट यानी ZnSO4 प्लस हाइड्रोजन यानी H2।
तो ये क्या होगी हमारी रासायनिक अभिक्रिया को प्रदर्शित करना, यानी रासायनिक अभिक्रिया को हम किस तरीके से प्रदर्शित करते हैं, तो उसको प्रतीकात्मक रूप से प्रदर्शित करना ही क्या होता है, रासायनिक अभिक्रिया होती है। ठीक है, अब देखते हैं रासायनिक समीकरण क्या होता है। ठीक है, तो रासायनिक अभिक्रिया रासायनिक समीकरण द्वारा निरूपित की जाती है। ये जो भी Zn प्लस H2SO4 जो भी बनाया, ये क्या था, एक रासायनिक समीकरण था। ठीक है, रासायनिक समीकरण में तत्वों के प्रतीक या अभिकारक उत्पादों के रासायनिक सूत्र इनकी भौतिक अवस्था के साथ लिखे जाते हैं। मतलब जो अभी हमने लिखा था कि ZnSO4, तो मतलब ये किसके, एक तो इनको सिम्बलाइज फॉर्म में, जैसे पहले जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड हिंदी में लिखा था, अब हमने इसको किस में लिख दिया, उसके सिंबल में लिख दिया, तो इसी को क्या बोलेंगे हम, रासायनिक समीकरण बोलेंगे। क्या बोलेंगे, तो रासायनिक समीकरण कहेंगे। ठीक है, तो रासायनिक समीकरण में तत्वों के प्रतीक अभिकारक उत्पाद के रासायनिक सूत्र उनकी भौतिक अवस्था के साथ लिखे जाते हैं, यानी इनकी हम भौतिक अवस्थाओं को लिखते हैं। जैसे जिंक सॉलिड होता है, H2SO4 लिक्विड होता है, तो इनके साथ ही इनको भौतिक अवस्था में लिखिए जाना ही क्या बोलेंगे, रासायनिक समीकरण कहेंगे। ठीक है, अब रासायनिक अभिक्रिया में आवश्यक परिस्थितियाँ, जैसे ताप, दाब, उत्प्रेरक को तीर के निशान के ऊपर दर्शाया जाता है। मतलब जैसे ये हमारी रिएक्शन थी, अब ये जो तीर है ना, जैसे हमें यहाँ पर कुछ और भी, मतलब जैसे ये जो रिएक्शन है बहुत धीरे धीरे हो रही है, कैसे हो रही है, धीरे धीरे हो रही है, तो हमें इसको तेज करना है। तो तेज करने के लिए हम इसमें क्या डालेंगे, कोई उत्प्रेरक डालेंगे। उत्प्रेरक का कार्य होता है किसी रासायनिक अभिक्रिया को तेज करना या मंदी करना। अगर मंद है तो उसको तेज करेगा, और तेज है तो उसको मंद करेगा। ठीक है, तो उत्प्रेरक क्या होते हैं, जो अभिक्रिया को तेजी से करते हैं। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ निकल डाल दिया, तो निकल जो मैं लिखूंगी वो किसके ऊपर लिखूंगी, तो इस तीर के ऊपर रखूंगी, तो वो क्या होंगे, हमारे उत्प्रेरक होंगे। ठीक है, जो किसके ऊपर रखे जाएंगे, इस एरो के निशान के ऊपर लिखे जाएंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं, तो नेक्स्ट है रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। ठीक है, तो रासायनिक अभिक्रियाएं कितने टाइप की होती हैं। अगर आपको ये PDF चाहिए हो नोट्स बनाने के लिए, तो आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, टेलीग्राम चैनल को, वहाँ पर आपको इसकी PDF मिल जाएगी। ठीक है, अब देखते हैं, तो रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। तो रासायनिक अभिक्रिया सबसे पहली हमारी संयोजन अभिक्रिया। ठीक है, तो संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो इस अभिक्रिया में दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एक उत्पाद बनाते हैं, तो क्या होते हैं, उसको संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। यानी हमारे पास क्या होंगे, दो अभिकारक होंगे, और दोनों अभिकारक एक दूसरे से क्या करेंगे, रिएक्शन करेंगे, और रिएक्शन करने के बाद क्या बनाएंगे, एक थर्ड प्रोडक्ट बनाएंगे। ठीक है, एक उत्पाद, कैसा उत्पाद, एकल उत्पाद बनाएंगे, तो उसको क्या बोलेंगे हम, संयोजन अभिक्रिया कहेंगे। कैसी अभिक्रिया कहेंगे, तो संयोजन अभिक्रिया कहेंगे, जिसमें दो अभिकारक मिलकर क्या बनाएंगे, एकल उत्पाद बनाएंगे। ठीक है, कैसा उत्पाद बनाएंगे, तो एकल उत्पाद बनाएंगे, उसको क्या बोलते हैं हम, संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, तो एग्जाम्पल में जैसे C+O2, ठीक है, जब कार्बन और ऑक्सीजन जुड़ेगा तो क्या बनेगा, CO2। ठीक है, तो इसी को क्या बोलेंगे, संयोजन रिएक्शन बोलेंगे, क्योंकि इसमें C एक उत्पाद है, O भी एक उत्पाद है, और ये दोनों जब मिल जाएंगे तो क्या बनाएंगे, CO2 बनाएंगे। तो ये कैसा उत्पाद मिला है, एकल उत्पाद मिला है, इसीलिए इसको कौन सी रिएक्शन कहेंगे, तो संयोजन अभिक्रिया कहेंगे। ठीक है, ये एक रासायनिक समीकरण है, क्योंकि इसमें कार्बन का प्रतीक C है, और जो ऑक्सीजन है उसका प्रतीक क्या है, O2 है। तो और ये जो कार्बन होता है वो सॉलिड होता है, G जो होता है मतलब O जो होता है, मतलब ऑक्सीजन कैसी फॉर्म में होता है, गैस में होता है, और कार्बन डाइऑक्साइड की भी कौन सी स्टेट होती है, यानी कौन सी अवस्था होती है, तो गैस ही होती है। ठीक है, तो इसी को अभी जो डेफिनेशन थी कि मतलब प्रतीकात्मक रूप से और उनकी भौतिक अवस्था के साथ ही प्रदर्शित करना क्या कहलाता है, एक हमारा रासायनिक समीकरण कहलाता है। ठीक है, तो रासायनिक समीकरण यानी रासायनिक अभिक्रिया, तो ये हमारी किस टाइप की अभिक्रिया हो गई, तो संयोजन अभिक्रिया हो गई। ठीक है, संयोजन अभिक्रिया का सेकंड एग्जाम्पल देखते हैं, तो
हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन जब जुड़ेंगे तो हमारे पास क्या बनता है, जल बनता है। क्या बनता है, जल बनता है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन यानी दो अभिकारक हैं, और जब दो अभिकारक मिलकर क्या बनाएंगे, एक उत्पाद बनाएंगे, तो उसको हम क्या कहेंगे, संयोजन अभिक्रिया कहेंगे। ठीक है, तो ये हमारा संयोजन अभिक्रिया का सेकंड एग्जाम्पल है, और ये क्या है, हमारा संयोजन अभिक्रिया का तीसरा एग्जाम्पल है। ठीक है, यहाँ पर ये जो एक यू है इसका मतलब है ये एक्वस यानी जलीय फॉर्म में। कैसा, जलीय फॉर्म में, ये इसका जलीय विलयन। ठीक है, एस मतलब सॉलिड और एल मतलब लिक्विड और एक यू मतलब एक्वस। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ठीक है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया तो जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा उत्सर्जन होती है, मतलब जो ये रिएक्शन होंगी ऊष्माक्षेपी, उनमें क्या होता है कि जो रिएक्शन होगी उसमें ऊष्मा क्या होगी, निकलेगी। क्या होगी, ऊष्मा क्या होगी, निकलेगी। तो उन जो रिएक्शन होती है उनको कौन सी रिएक्शन बोलते हैं, तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। कौन सी, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं एक्सोथर्मल रिएक्शन। ठीक है, जिसमें क्या होती है, ऊष्मा बाहर निकलती है। कहाँ निकलती है, तो बाहर निकलती है। जैसे ये प्राकृतिक गैस का दहन एग्जाम्पल है इसका, जैसे CH4 प्लस O2 यानी मैथेन प्लस ऑक्सीजन जब मिलती हैं तो क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है और हाइड्रोजन बनता है, और क्या मिलता है, कुछ यहाँ पर हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। ठीक है, तो ये किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट इसका एग्जाम्पल है जैसे C6H12O6। ठीक है, ये ग्लूकोज होता है जो हम ग्रहण करते हैं अपना खाना, उसमें ग्लूकोज होता है। अब हम क्या लेते हैं, तो ऑक्सीजन लेते हैं। क्या लेते हैं हम, ऑक्सीजन लेते हैं वायुमंडल से। तो जब ये ऑक्सीजन और ये जो ग्लूकोज होता है तो ये क्या निकालते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड को हम अपनी सांस के थ्रू क्या करते हैं, निकाल देते हैं। साथ ही में कुछ हमें जल प्राप्त होता है हमारे शरीर में, और मिलती है हमें क्या, ऊष्मा। क्या बनती है, एनर्जी, जिसको हम किस में यूज़ करते हैं, अपने कार्य करने में यूज़ करते हैं। किसको, एनर्जी को। ठीक है, तो हमें कुछ क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। तो जिसमें हमें एनर्जी मिलेगी तो उस रिएक्शन को हम क्या कहेंगे, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहेंगे, जिसमें ऊर्जा का क्या होगा, उत्सर्जन होगा। क्या होगा, उत्सर्जन होगा, यानी वहाँ से एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी। ठीक है, तो उनको कौन सी क्रिया कहेंगे हम, ऊष्माक्षेपी। तो आई होप सो आपको संयोजन अभिक्रिया और ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में कोई भी डाउट नहीं होगा। ठीक है, अगर आपको इनमें कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। मैं आपकी कमेंट होगी उसका रिप्लाई आपको ज़रूर दिया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं तो वियोजन अभिक्रिया। ठीक है, कौन सी अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया। तो इस अभिक्रिया में एकल अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद बनाते हैं। ठीक है, मतलब यहाँ पे क्या होगा, एक हमारे पास अभिकारक होगा और एक अभिकारक से क्या बनेंगे, हमें दो प्रोडक्ट प्राप्त होंगे, यानी दो उत्पाद क्या होंगे, प्राप्त होंगे। तो वो वाली रिएक्शन हमारी कौन सी होगी, वियोजन अभिक्रिया होगी। मतलब ये संयोजन की क्या है, जस्ट अपोजिट है। क्या है, जस्ट अपोजिट है, जस्ट अपोजिट रिएक्शन है। ठीक है, मतलब यहाँ पे आपके पास क्या होगा, एकल अभिकारक होगा और उससे टूटकर क्या बन जाएंगे, हमारे पास दो उत्पाद बनेंगे। ठीक है, जैसे जो वियोजन अभिक्रिया होती है यानी टूटने की क्रिया होती है वो कई टाइप से होती है। जैसे एक तो होता है ऊष्मीय वियोजन यानी ऊष्मा के द्वारा टूटना, एक होती है हमारे पास विद्युत वियोजन यानी विद्युत के द्वारा टूटना, और एक होती है हमारी प्रकाशीय वियोजन यानी प्रकाश में उसका वियोजित होना या टूटना। ठीक है, अब जैसे पहले पढ़ते हैं हम ऊष्मीय वियोजन। ठीक है, तो ऊष्मीय वियोजन यानी जिसमें ऊष्मा द्वारा वियोजन किया गया हो। किसके द्वारा, ऊष्मा के द्वारा वह टूटा गया हो। ठीक है, ऊष्मा के द्वारा, हीट के द्वारा। तो एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे FeSO4 फेरस सल्फेट कि जब हम उसको ऊष्मा करेंगे, ऊष्मा देंगे मतलब उसको गर्म करेंगे ऊष्मा के द्वारा। ठीक है, तो क्या होगा, वो Fe2O3 में, SO2 में और SO3 में क्या होगा, वो टूट जाएगा, यानी
जब एकल अभिकारक किसमें 3 उत्पाद में क्या होगा, टूट जाएगा, यानी 2 या 2 से अधिक उत्पादों में टूटेगा तो कौन सी रिएक्शन हो जाएगी, वियोजन रिएक्शन हो जाएगी। ठीक है, जैसे COCO3 है, CaCO3 यानी कैल्शियम कार्बोनेट। तो कैल्शियम कार्बोनेट जब इसको हम हीट देंगे तो ये किस में टूटेगी, एक तो CaO में टूटेगा और साथ ही साथ किस में टूट जाएगी, ये कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाएगी। यानी एकल अभिकारक से हमें कितने उत्पाद प्राप्त हुए, तो 2 उत्पाद प्राप्त हुए। जहाँ पर एक अभिकारक से 2 या 2 से अधिक उत्पाद प्राप्त हों तो वो कौन सी रिएक्शन होगी, हमारी वियोजन अभिक्रिया हो जाएगी। कौन सी रिएक्शन होगी, तो वियोजन अभिक्रिया हो जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं, तो वैद्युत वियोजन, यानी वैद्युत वियोजन का मतलब यानी करंट द्वारा। किसके द्वारा, करंट द्वारा, यानी जो करंट होता है, विद्युत धारा होती है, उसके द्वारा क्या करें, हम उसको गर्म करें। ठीक है, करंट लगा के, तो क्या होगी, जैसे ये एक पूरा फिगर दे रखा है। ठीक है, यहाँ पर ये एनोड कैथोड होते हैं, यानी स्विच होते हैं, जैसे तार होता है तो तार में ऐसे स्विच होते हैं, तो इस स्विच को उस पर लगाते हैं तो वो क्या हो जाती है, टूट जाती है। तो ये किसके द्वारा होगा, बैटरी द्वारा होगा। किसके द्वारा होगा, बैटरी द्वारा होगा। जैसे ये गई इसका एग्जाम्पल, जैसे एग्जाम्पल में कि जैसे जल है, क्या है, H2O है, और जब इसको हम क्या करेंगे, इसको करंट देंगे तो ये किस में टूटेगा, ऑक्सीजन प्लस हाइड्रोजन में क्या होगा, ये टूट जाएगा। ठीक है, जब इसको क्या करेंगे, विद्युत धारा के द्वारा इसको गर्म करेंगे तो ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में क्या होगा, टूट जाएगा। यानी एक अभिकारक किस में टूट जाएगा, तो 2 उत्पादों में टूट जाएगा। और जब एक अभिकारक 2 उत्पादों में टूट जाता है तो उसी रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, तो वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, अब ये वियोजन के ही पार्ट हैं कि वियोजन अभिक्रिया में एक ऊष्मीय वियोजन था, एक विद्युत वियोजन था। अब पढ़ेंगे थर्ड रिएक्शन जिसका नाम है प्रकाशीय वियोजन। ठीक है, यानी प्रकाश के द्वारा टूटना, यानी सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में भी क्या होगी, जो भी प्रोडक्ट होगा वो क्या हो जाएगा, गर्म होगा। और गर्म होगा, फिर भी गर्म होके क्या होगा, क्योंकि गर्म होने के बाद जो चीज़ें होती हैं वो क्या होती हैं, हमेशा टूटती हैं। गर्म होके कोई चीज़ क्या होती है, टूटती है, फैलती है। ठीक है, और ठंडी होने से क्या होती है, वो सिकुड़ती है या एक तरफ इकट्ठा होती है। ठीक है, तो अब हमारे पास होगा प्रकाशीय वियोजन। तो प्रकाशीय वियोजन कैसे होगा, तो Ag और Cl, यानी सिल्वर क्लोराइड क्या है, जैसे धूप के प्रकाश में इसको रखा गया है तो जो ये टूटेगा वो किस में टूट जाएगा, क्लोरीन गैस में, और Ag मतलब सिल्वर में। ठीक है, तो ये कौन सा वियोजन होगा, हमारा प्रकाशिक वियोजन, जो किस में होगा, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होगा। ऐसे ही हमारे पास सिल्वर ब्रोमाइड है, तो सिल्वर ब्रोमाइड को किस में रखेंगे, सूर्य के प्रकाश में रखेंगे तो ये किस में टूट जाएगा, Ag यानी सिल्वर में, और Br2 मतलब ब्रोमीन में। ठीक है, तो इस अभिक्रिया का उपयोग श्याम श्वेत फोटोग्राफी में होता है, मतलब इसका जो यूज़ होता है सिल्वर का वो किस में होता है, फोटोग्राफी में होता है। होप सो आपको ये समझ में आई होगी वियोजन रिएक्शन सारी। ठीक है, तो अभी तक हमने 3 रिएक्शन को पढ़ा है, एक संयोजन रिएक्शन, एक ऊष्माक्षेपी रिएक्शन, एक वियोजन रिएक्शन। ठीक है, तो वियोजन 3 टाइप की होती है, ऊष्मीय वियोजन, विद्युत वियोजन और प्रकाशीय वियोजन। ठीक है, अब पढ़ेंगे हम ऊष्माशोषी अभिक्रिया। तो ऊष्माशोषी अभिक्रिया वे अभिक्रियाएं होती हैं जिसमें ऊष्मा मतलब जब किसी चीज़ को तोड़ते हैं तो उसमें एनर्जी लगती है, यानी जो हमारी जो रिएक्शन है उसको होने में ही क्या होगा, एनर्जी की ज़रूरत होगी। ठीक है, तो AB प्लस एनर्जी, यानी जो रिएक्शन होगी उसके लिए ही एनर्जी चाहिए, यानी पहले एनर्जी यूज़ होगी, अवशोषित होगी, तो उसको क्या बोलेंगे हम, ऊष्माशोषी अभिक्रिया, जिसमें जो ऊष्मा है वो क्या होती है, शोषित होती है, यानी ग्रहण की जाती है। ऊष्माक्षेपी में निकलती है और ऊष्माशोषी में क्या होती है, ग्रहण होती है। तो AB प्लस, यानी A हमारा कोई प्रोडक्ट है, B हमारा कोई प्रोडक्ट है, और एनर्जी क्या है, हमारा कोई प्रोडक्ट, मतलब एनर्जी लगेगी। ठीक है, फिर हमें यहाँ पे क्या उत्पाद मिलेंगे, C and D, तो इसको हम क्या, कौन सी रिएक्शन बोलेंगे, ऊष्माशोषी रिएक्शन बोलेंगे। ठीक है, अब देखिए इसका एग्जाम्पल देखिए, जैसे जो पौधे होते हैं, पौधे क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड वो ग्रहण करते हैं।
अब कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं और साथ ही साथ उनको H2O कहाँ से प्राप्त होता है, तो ज़मीन से प्राप्त होता है, यानी उनको पानी कहाँ से प्राप्त होता है, ज़मीन से। फिर सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में, ठीक है, जो प्रकाश संश्लेषण वाली, यहाँ पे आप प्रकाश संश्लेषण की क्रिया का जो है एग्जाम्पल्स दे सकते हो, ठीक है, कि यहाँ प्रकाश संश्लेषण होता है तो सूरज से क्या आता है, सूर्य यूवी किरण यानी प्रकाश आता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होती है, एनर्जी लगती है, ठीक है, क्या लगती है, एनर्जी लगती है। फिर क्या बनता है, C6H12O6 मतलब ग्लूकोज, जिसको हम उनसे ग्रहण करते हैं, और साथ ही साथ O2 जो हम क्या करते हैं, सांस के थ्रू अपने अंदर लेते हैं, ठीक है। तो ये जो प्रोसेस होती है वो कौन सी होती है, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया होती है, ठीक है। अब देखते हैं आगे, तो विस्थापन अभिक्रिया, ठीक है। तो विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है कि इन अभिक्रियाओं में अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है, ठीक है। यानी जिसकी क्रियाशीलता यानी एक्टिविटी क्या है, ज़्यादा है, वो कम क्रियाशील तत्व से क्या करेगा, उसके यौगिक को क्या कर लेगा, ग्रहण कर लेगा। जैसे यहाँ Fe+CuSO4 था, ठीक है। तो Fe की जो अभिक्रियाशीलता है वो ज़्यादा है और Cu की जो अभिक्रियाशीलता है वो क्या है, कम है। अब आपको ये कैसे पता चलेगा कि किसकी क्रियाशीलता ज़्यादा है, किसकी क्रियाशीलता कम है, तो 10th क्लास में ही मतलब एक टॉपिक है जिसका नाम है सक्रियता श्रेणी, ठीक है। तो इसके अंदर आता है सक्रियता श्रेणी। तो सक्रियता श्रेणी आपके शायद 3rd चैप्टर में, तो वहाँ से आपको पता चल जाएगा कि मतलब कौन ज़्यादा क्रियाशील है और कौन कम क्रियाशील है। तो आप उस श्रेणी को याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर Fe जो होता है वो ऊपर होता है और Cu होता है नीचे, यानी Fe की अभिक्रियाशीलता ज़्यादा होती है और Cu की होती है कम। तो इसीलिए यहाँ पे जो हमें मिलेगा वो क्या मिलेगा, FeSO4 मिलेगा और प्लस Cu अकेला हो जाएगा, ठीक है। जब ये रिएक्शन होगी तो ये सल्फेट है वो किसके साथ आ जाएगा, Fe के साथ आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा, फेरस सल्फेट यहाँ बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर किसका एक यौगिक का क्या हुआ है, आदान प्रदान हुआ है, किसका, केवल एक यौगिक का क्या हुआ है, आदान प्रदान हुआ है, इसीलिए इस रिएक्शन का क्या नाम है, तो विस्थापन अभिक्रिया इसका नाम है, ठीक है। आप इस तरीके से डायग्राम के थ्रू इसको दिखा भी सकते हैं। जैसे सेकंड एग्जांपल है कि Zn+CuSO4, ठीक है। अब हमें यहाँ पर भी जो Zn होता है उसकी क्रियाशीलता ज़्यादा होती है Cu से, तो Zn के पास ही आ जाएगा, तो Zn+SO4+Cu, ठीक है। अगर आपको कोई इस टाइप से रिएक्शन दे देता है जैसे Cu+FeSO4, है ना, तो यहाँ पर कोई आप ये नहीं कर सकते कि आप CuSO4+Fe कर दें, नहीं, क्योंकि इसकी क्रियाशीलता क्या है, ज़्यादा है और इसकी क्रियाशीलता कम है, इसलिए ये रिएक्शन क्या है, होगी ही नहीं, ये रिएक्शन क्या होगा, ये रिएक्शन होगी ही नहीं, ठीक है। आगे देखते हैं, तो द्विविस्थापन अभिक्रिया, ठीक है। तो आज का ये हमारा लास्ट टॉपिक रहेगा, बाकी की जो अभिक्रिया है वो कल डिस्कस की जाएंगी नेक्स्ट सेशन में, ठीक है। तो आप नेक्स्ट सेक्शन की वीडियो भी ज़रूर देखिएगा, इसकी पूरी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। आप अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स को भी आप ज़रूर शेयर कीजिएगा, ठीक है। और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। कंटेंट पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक भी ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। अब देखते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो द्विविस्थापन अभिक्रिया किसको कहते हैं कि इस अभिक्रिया में उत्पादकों का निर्माण दो यौगिकों के बीच आयनों के आदान प्रदान से होता है। जैसे अभी विस्थापन अभिक्रिया में केवल एक आयन का क्या हो रहा था, आदान प्रदान हो रहा था, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, यानी दोनों के आयनों में क्या हो जाएगा, आदान प्रदान हो जाएगा। यानी Na के पास कौन आ जाएगा, Cl आ जाएगा, और Ba के पास क्या आ जाएगा, तो SO2 चला जाएगा, ठीक है। SO4 क्या होगा, चला जाएगा, ठीक है। तो ये रिएक्शन क्या होगी, दोनों के आयन एक दूसरे से क्या करेंगे, आदान प्रदान कर लेंगे, यानी ये इसका ले लेगा और ये इसका ले लेगा, तो उसको बोलेंगे हम द्विविस्थापन अभिक्रिया। यानी दोनों तरफ क्या हुआ है, विस्थापन हुआ है। लेकिन विस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है, केवल एक ही आयन का क्या होता है, आदान प्रदान होता है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, विस्थापन अभिक्रिया कहेंगे। और इसको क्या बोलते हैं हम, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहेंगे, क्योंकि इसमें क्या होता है, दोनों ही तरफ से आयनों का आदान प्रदान होता है,
ठीक है। तो आई होप सो आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको बाकी का जो चैप्टर है वो नेक्स्ट पार्ट में आपको मिल जाएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिएगा। मेहनत पसंद आ रही हो तो अपनी लाइक ज़रूर कीजिए, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा मेहनत से और सर्च किया हुआ कंटेंट है। आप यूज़ इसको कीजिएगा, काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट है, ज़्यादा लॉन्ग नहीं है। अगर आपको लॉन्ग चाहिए हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। मैं जो टेलीग्राम ग्रुप होगा उसमें मैं आपको सारे नोट्स प्रोवाइड कर दूंगी, ठीक है। ये काफ़ी ज़्यादा मतलब इस टाइप के नोट्स हैं कि यहाँ से आपको ये काफ़ी टॉपर्स नोट्स आप मान सकते हैं, ठीक है। तो काफ़ी ज़्यादा अच्छे नोट्स हैं, ज़्यादा डीपली नोट्स भी नहीं है, ज़्यादा मतलब ज़्यादा बड़े बड़े नोट्स भी नहीं है, तो काफ़ी शॉर्ट शॉर्ट नोट्स हैं। आप इसको आसानी से यहाँ से समझ सकते हैं, ठीक है। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।